हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अच्छा, 2 तारीख और 3 तारीख के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि वेरियस सोर्सेज से लिए जाते हैं, लाइकवाइज हिंदू, वायर या पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राइट। सो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। पहला करंट अफेयर है डॉक्टर जैकलीन डी एरोज ह्यूज के बारे में। देखो, ये महिला इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इक्री सैट की ये हेड रही हैं। इक्री सैट को इन्होंने समझो कि उसका नेतृत्व किया है और अभी के लिए ये मूव ऑन हो चुकी हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में और बन चुकी हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की नई सेक्रेटरी जनरल। अभी मैं क्यों बार बार इक्रीसैट बोल रहा हूं? देखो, पहले समझो कि ये पहले असिस्ट कर चुकी हैं इक्रीसैट को डीजी, डायरेक्टर जनरल। इक्रीसैट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का मतलब है कि समझो कि कुछ ऐसा एरिया जहां पर मिट्टी सही नहीं है या फिर रेनफॉल प्रॉपर नहीं ढंग से हो पाती और वो जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, राइट। सो इस प्रकार समझ लो। वैसे भी अगर मैं बताऊं कि सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में जो क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं जैसे सॉर्गम हो गया, ग्राउंड नोट, पिजन पी, चिक पी, मिलेट्स हो गए, राइट। सो ये जो क्रॉप्स हैं ये स्पेशली इस रीजन की हैं। अभी के लिए इनको वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की नई सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है और नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए ये वर्ल्ड कांग्रेस को होस्ट करेगी, जो कि स्पेशली इनकी डेडिकेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर या फिर इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स के ऊपर, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हाई है। 30 इयर्स का अप्रॉक्सीमेटली एक्सपीरियंस है। एशिया और अफ्रीका में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और उसका ग्रेट इम्पैक्ट देखा गया है। दैट इज़ द रीज़न कि इनको जो ये अपॉर्चुनिटी ऑफर की गई है या फिर ये पोजीशन दी गई है, शी डिजर्व्ड इट। अभी आपको समझना होगा कि इक्रीसैट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, इंडिया में, हैदराबाद में, और ये इंडिया में ही नियुक्त थी राइट नाउ, जो अब बन चुकी हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की, क्योंकि इनकी जो टेक्निक्स हैं वो स्पेशली क्रॉप रेजिलियंस के ऊपर हैं, जिसकी वजह से देखो फूड इनसिक्योरिटी का खतरा जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ा हुआ है। द रीज़न बीइंग क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और यही नहीं, इक्रीसैट के बारे में अगर थोड़ा सा और बताऊं तो इसके रीजनल सेंटर्स हैं माली में, केनिया में, रिसर्च स्टेशन हैं नाइजीरिया, नाइजर, मलावी, इथोपिया, जिम्बाब्वे में। वहीं पर इक्रीसैट को 1972 में बाय कंसोर्टियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित किया गया था, फूड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। इसका जो चार्टर है वो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने साइन किया हुआ है। और यही नहीं, इक्रीसैट को अफ्रीका का फूड प्राइज भी मिला है 2021 में, क्योंकि इन्होंने पिजन पी के रिलेटेड थोड़ा काम किया था वहां पर। सो ये थी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूएन के डेजिग्नेटेड ईयर्स और डेकेड्स के बारे में। देखो, ये इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगी, बट आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होने वाली है आने वाले समय में। देखो, 2023 का जो ईयर था वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। नॉट ओनली दिस, इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग्स एज ए गारंटी ऑफ पीस भी बोला जाता है। 2024 का आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स है जो चल रहा है। और 2025 के भी कुछ ईयर्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स हो गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट हो गया, या फिर कॉपरेटिव्स के रिगार्डिंग, और तो और क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी 2025 का साल है, तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2027 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंस टूरिज्म भी बना दिया गया है, यूएन के द्वारा डिनोट कर दिया गया है। अभी के लिए डेकेट्स की अगर बात करें, 2021 से 23 की जो डेकेट है वो हेल्दी एजिंग की है। एजिंग की समस्या देखो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। द फैक्ट इज, देखो कुछ कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज में एजिंग बहुत ज़्यादा है, मैरिजेस कम हो रही हैं, समहाउ ड्यू टू सम रीज़न। ये जो एक डेमोग्राफी है ना, ये आने वाले समय में एक कारण बन सकती है जनसंख्या कम होने का। सडन सडन ब्रेकडाउन होगा जनसंख्या में। और यही नहीं, ये जो डेकेड है ये एज ए सेलिब्रेट की जाती है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इरेडिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म और साथ ही साथ रोड सेफ्टी के बारे में।
जो 2022 से 32 की है वो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस पर आधारित है। 2024 से 33 वाली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिनोट करती है। वहीं पर 2025 से 34 वाली डेकेड इन कॉम्बैट सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म एज वेल एज डेकेड ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंसेज। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है जो कि धरती के अंदर जो तापमान सबसे ज़्यादा गिरावट में हो, यानी कि बर्फ जमी हो ग्लेशियर्स के नीचे। सो समहाउ लाइक दैट, राइट। अभी नेक्स्ट न्यूज जो है वो है फिटेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड 2024। अगर आप जानते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं टोंगा जो है वो सबसे ज़्यादा ओबीस पीपल वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस अगर आप मेरी देख रहे हो तो वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया था जो सबसे ओबीस कंट्रीज है उसमें टोंगा नंबर 1 पर है। अभी के लिए जो फिटेस्ट कंट्री है वो है सिंगापुर। सिंगापुर को रैंक 1 कर दिया गया है। आफ्टर दैट फॉलोड बाय जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। देखो सिंगापुर सिर्फ फिटेस्ट के मामले में नंबर 1 नहीं है। 2024 में सिंगापुर को रैंक किया गया था वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, और ग्लोबल टैलेंट में भी ये नंबर 1 पर है। ये नई रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर में वैसे भी जो लोग हैं वो काफ़ी स्मार्ट माने जाते हैं। टैलेंट जो स्किल डेवलपमेंट है वो काफ़ी हाई है। और यही नहीं, देखो इंडिया का रैंक भी आपको पता होगा कि फिटेस्ट कंट्री में बिल्कुल नहीं आता। द रीज़न बीइंग वह हम हैं 112th रैंक पर। और देखो हमारा जो फिटनेस स्कोर है वो है 61.3, वहीं पर सिंगापुर का है 95.3। और ये कई तरह की चीज़ें आती हैं, क्योंकि देखो हाँ बेशक हमारे देश में योगा प्रैक्टिसेस या जो लाइफस्टाइल है वो बढ़िया रहा है, बट ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल हम वेस्टर्निज्म को फॉलो कर रहे हैं, और हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा खान पीन है वो सही नहीं ढंग से चल रहा। देखो हमने मोमोज शुरू कर दिए, वेरियस चीज़ें शुरू कर दी, बट हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। द रीज़न बीइंग इसके रेपरकशंस जो हैं वो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। टॉप पर जो कंट्रीज हैं वो है सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इजराइल, नॉर्वे। सो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। ये जो न्यूज़ है ये है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति के बारे में, जिसका 9th एडिशन शुरू हो चुका है। 1 तारीख से 12 तारीख नवंबर दिस ईयर ये चलने वाला है, और इसके दौरान जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो इसका पार्ट बनेंगी। इंडिया का आर्मी कंटिंजेंट 25 पर्सनल्स के तहत जकार्ता में पहुंच चुका है, और वहां पर ये 9th एडिशन होने वाला है। और स्पेशली हमारा जो पैराशूट रेजिमेंट है वो इसमें हिस्सा लेगा। और यही नहीं, इंडोनेशिया की तरफ से जो स्पेशल फोर्सेस कॉप्सस है वो इसका पार्ट बनेगा विद 40 पर्सनल्स। और साथ ही साथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि एक एक्सरसाइज गरुड़ भी है जो हम इन बिटवीन इंडिया और फ्रांस की जो एयरफोर्स है उसके बीच में कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि पहला एडिशन उसका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, और जो 7th एडिशन है वो 2022 में जोधपुर में करवाया गया। एक्सरसाइज शक्ति भी एक है जिसको बायनियल ट्रेनिंग इवेंट बोल देते हैं। बायनियल का मतलब 2 साल में एक बार जो होती है इन बिटवीन इंडिया और फ्रांस अगेन। देखो 7th एडिशन इसका मेघालय में रिसेंटली हुआ है। सो असल में जो गरुड़ शक्ति है इसको इनिशिएट किया गया था 2012 में, सो दैट कि हम हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकें, इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। किसी तरह की कोई भी आपदा आती है तो दोनों तरफ से फोर्सेस जो हैं मिलकर काम कर सकती हैं। सो वैसे भी साउथ ईस्ट एशिया जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट, जिसको कि 2014 में लेकर आया गया था एज ए सक्सेसर टू लुक ईस्ट पॉलिसी। सो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखना। ये जो न्यूज़ है ये है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड के बारे में। देखो लाहौर को वंस अगेन ये टाइटल मिल चुका है कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, और अलार्मिंग इनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 708 पर रहा। देखो इसकी मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, साइड में आप देख सकते हो। 0 से 50 हो तो गुड है, 51 से 100 मॉडरेट, देन आफ्टर दैट अनहेल्दी, फिर वेरी अनहेल्दी, फिर हजार्डस। सो 300 प्लस यानी कि 708 वाला जो है सो ये तो एक डेंजरस कंडीशन हो गई, राइट। वहीं पर इसका जो PM 2.5 लेवल था वो 431 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लिमिट है उसका 86 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। सो ये देखो ये कहाँ पर पहुंचा, मल्टीप्लाई बाय अगर 86 करोगे तो मोर देन 400, राइट। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई चीज़ें हो रही हैं। CM जो हैं पाकिस्तान की जो लाहौर की है मरियम नवाज़, वो भी बोलती हैं कि वो डिस्कशन करेंगे। हवाओं पर किसी का जोर नहीं है कि पंजाब में कुछ ऐसा हो रहा है। सो अगर स्टबल बर्निंग होती है तो उसे कैसे रोका जाए। सो ये एक जो मुद्दा है ना ये काफ़ी हाईलाइट हो रहा है।
उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि PM 2.5 अगर मैं बोलता हूं तो ये है क्या चीज़। देखो, हम असल में फाइन बीच सैंड जो होती है वो 90 माइक्रोमीटर की होती है, यानी कि उसके जो कण हैं उसका जो डायमीटर है वो 90 माइक्रोमीटर होता है। वहीं पर अगर ह्यूमन हेयर की बात करें तो 50 से 70 माइक्रोमीटर या माइक्रोन्स बोल दो होता है। और ह्यूमन हेयर के अंदर अगर आप इस इमेज में देख रहे हो तो डस्ट, पॉलन, मोल्ड 5 आते हैं, यानी कि लेस देन 10 माइक्रोमीटर PM10 ये होता है। और देन PM10 के अंदर चार छोटे छोटे PM2.5 आ सकते हैं, जिनका 2.5 माइक्रॉन्स डायमीटर होता है। सो आप समझ रहे हो कि ये लंग्स में जाते हैं, देन आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रॉब्लम, चिल्ड्रन में हेल्थ इश्यूज देखे जा सकते हैं, महिलाओं में देखे जा सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि इसकी वजह से दिल्ली में ये भी बोला गया है कि वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 10 साल कम हो चुका है। सो दिस इज द मेजर इशू। नॉट ओनली दिस, अगर आप पिछली रिपोर्ट देखोगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की, इंडिया को रैंक किया गया था वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री आफ्टर बांग्लादेश और पाकिस्तान, जिनका PM 2.5 लेवल था 54.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि चाहिए सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एज पर WHO रिकमेंडेशन। और बेगूसराय बिहार में जो है उसको लेबल कर दिया गया था वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया। सो ये प्लस इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी याद रख लेना। और अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं कि 66% जो इंडियन सिटीज हैं वो फेस कर रही हैं मोर देन 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो पोल्यूशन लेवल है PM 2.5 का। 7 कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपना PM 2.5 गाइडलाइंस, जो हैं ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। और देखो, एयर पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड एनुअली हर साल में। साथ ही साथ 9 मौतों में से एक मौत जो है वो ड्यू टू एयर पोल्यूशन ही होती है। 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो हैं उसमें से 9 भारत में आती हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखो PM 2.5 एक्सपोजर की वजह से ये भी कहा जाता है कि एस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस, वेरियस चीज़ें हो सकती हैं। सो ये एक बिग इशू है, इस पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम चल रहा है और हमारा भारत भी इसमें शामिल है। आई होप कि आने वाले समय में हमारे जो टारगेट्स हैं, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिन्यूएबल पर शिफ्ट करना, वो पॉसिबल और जल्दी हो पाए, राइट। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडियाज फर्स्ट IGBC सर्टिफाइड पार्क। इंडिया को, भारत को मिल चुका है। IGBC का मतलब है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और देखो, हिमाचल प्रदेश में ये पार्क है, इसका नाम है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। और ये कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में, डेरा में। और देखो, इस चीज़ की जो अनाउंसमेंट है वो की गई है हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। और ये जो सर्टिफिकेशन है इसकी वजह से फंड आएगा, जिसकी वजह से देखो ये ऐसे ही सर्टिफिकेशन नहीं मिलती। सस्टेनेबल इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो कंजर्वेशन स्टेटस के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि इनको पहला ऐसा पार्क मिल चुका है जिसको डेवलप किया जाएगा 619 करोड़ की लागत से। और ये जो जू होगा इसको नॉक्टर्नल हाउस इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे और वाइड रेंज प्रोवाइड की जाएगी फिलाइन स्पीशीज की, और टूरिज्म कैपिटल इसको अगेन बनाने की कोशिश की जाएगी। सो IGBC जो है ये पार्ट है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, जिसको 2001 में बनाया गया था और इंडिया की प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये जो काउंसिल है ये वाइड एरे ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेशंस देती है 6 एनवायरमेंटल जो कैटेगरीज है उनके आधार पर, लाइकवाइज स्टेशन फैसिलिटी, हेल्थ हाइजीन, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी, स्मार्ट एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स कैसे हैं, इनोवेशन डेवलपमेंट कैसी है। सो इसके ऊपर हिमाचल को पहला IGBC सर्टिफाइड पार्क मिल चुका है। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 15th एडिशन, जो कि वज्र प्रहार का शुरू हो चुका है। 2 नवंबर 2024 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक ये चलेगा। कहाँ पर हो रहा है? ऑर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि इडाहो USA में है। और इससे पहले भी एक हुआ था जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 में उमरोई मेघालय में। सो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखना, ये इस तरह की सेकंड मेजर एक्सरसाइज है इन बिटवीन US और इंडिया, क्योंकि युद्ध अभ्यास भी हम USA के साथ मिलकर करते हैं, जो कि रिसेंटली सितंबर में हमने करवाया था और राजस्थान में ये कंडक्ट हुआ था।
दोनों कंट्रीज जो हैं इनके जो आर्मीज हैं वो आपस में मिलती हैं, रिकनेशंस जो मिशन हैं वो किए जाते हैं, जॉइंट टीम एक्सरसाइज की जाती है, साथ ही साथ कैसे अनमैन्ड एरियल सिस्टम को ऑपरेट करना है वो चीज़ें बताई जाती हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम्स के बारे में डिनोट किया जाता है। सो ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को और बेहतरीन ढंग से आगे लेकर जाएगी। और एक और इंफॉर्मेशन याद रखना कि जो युद्ध अभ्यास हमने इस साल कंडक्ट किया था वो 20th एडिशन था, वहीं पर वज्र प्रहार का ये 15th एडिशन है। अगली जो न्यूज़ है वो है मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स के बारे में। देखो, जब एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने जो किड्स हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में जा सकें, वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकें ताकि वो आगे चलकर बढ़िया पोजीशन हासिल कर सकें, ऑफिसर रैंक पर पहुँच सकें, राइट। सो हर किसी का सपना होता है, बट द फैक्ट इज़ कि मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स भी आते हैं। देखो, वुडस्टॉक स्कूल जो मसूरी में है उत्तराखंड में, वो इस वक्त इंडिया का सबसे महंगा स्कूल माना गया है क्योंकि वहाँ पर जो फीस का क्राइटेरिया है वो 15 से 17 लाख हर साल का बताया जा रहा है। और देखो, यहाँ पर तो कई बार ऐसा भी होगा कि किसी फैमिली की इनकम जो है वो सिर्फ 3.5 लाख 4.5 लाख के करीब हो या उससे भी कम हो। सो ये क्यों इतना महंगा है? देखो, यहाँ का जो लश कैंपस है, जो ग्रीन एनवायरनमेंट है, वो बेसिकली इसको हाई रैंकिंग कर देता है क्योंकि 250 एकड़ में ये फैला हुआ है और टॉप टियर करिकुलम एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाती हैं, एक्सेप्शनल जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिया जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इसको इतना महंगे स्कूल में काउंट किया जाता है। वहीं पर अगर एजुकेशन सिस्टम के मामले में बात करें तो जो डीपीएस है, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉर्थ जो बेंगलोर में है, वो अभी भी अगर बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसके हिसाब से नंबर 1 पर है अगर हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बात करें। आफ्टर दैट बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल आता है, फिर जो कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल है वो आता है। सो आप यहाँ पर एक बार गो थ्रू हो जाना। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये थी मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स के बारे में। पहले पर वुडस्टॉक, सेकंड पर डून स्कूल अगेन देहरादून, फिर थर्ड पर सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, फिर गुड शेफर्ड स्कूल, राइट। सो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखना। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो है एक अवार्ड के रिगार्डिंग। देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपना एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड हासिल कर लिया है। उसमें सिल्वर मिला है ग्रास रूट्स फुटबॉल में। और ये जो अवार्ड है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर हमारा इसमें ब्रॉन्ज आया था और हमारी परफॉर्मेंस अभी फुटबॉल में काफ़ी बेहतरीन रही है। और ये अवार्ड्स कहाँ पर कंडक्ट करवाए गए? जैसे कि मैंने बोला कि ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है और ये था इस साल हुआ सियोल साउथ कोरिया में। अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? ये जिन सर की आप तस्वीर देख रहे हो इनका नाम है कल्याण चौधरी और ये प्रेसिडेंट हैं। और ये इसलिए हमें मिला है क्योंकि हमारे वेरियस प्रोग्राम हैं जैसे खेलो इंडिया हो गया या वेरियस अदर थिंग्स हमने की हैं ग्रास रूट लेवल पर। और हम चाहते हैं कि जो फुटबॉल है वो स्कूल में भी पहुंचे, जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े। और एआईएफएफ को फाउंड किया गया था 1937 में, जिसका हेडक्वार्टर अभी द्वारका दिल्ली में है। और एक कोलैबोरेशन है जिसके तहत ये चीज़ें सब पॉसिबल हो पाई हैं। देखो, फीफा एआईएफएफ जो एकेडमी है वो भी भुवनेश्वर में इसके दौरान स्थापित की गई है, जो कि फीफा की तरफ से है। एक समझो कि टैलेंट हंट स्कीम है या फिर टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम है जो कि हेल्प करेगी हमारे जो स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल में काफ़ी बेहतर हैं वो आगे आए, सो हमारे देश का नाम ऊंचा करे। जैसा कि आपने देखा होगा सुनील छेत्री, राइट। सो अभी के लिए एआईएफएफ ने एक ब्लू क्लब इनिशिएटिव लिया है जिसका एम है कि 35 मिलियन चिल्ड्रन को बाय 2026 फुटबॉल में इंडल्ज करना। सो ये इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एएफआई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स के बारे में। देखो, ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर हैं एक जिनका नाम है फ्रांसिस फोर्ड कैपोला, जिनकी आप पिक्चर देख सकते हो। और अभी के लिए 50th सेरेमनी करवाई गई थी। ये जो प्रो अचीवमेंट अवार्ड्स हैं और ये डॉल्बी थिएटर्स में दे दिए गए, बाय 2025 इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ नेम अनाउंस किया गया है और इनको मिला है, इनकी एक फिल्म है जिसका नाम है मेगालोपोलिस। देखो, ये पिक्चर जो है ये इतना समझो कि इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई, बॉक्स ऑफिस पर इतनी धमाल नहीं मचा पाई, बट द फैक्ट इज़ कि यहाँ पर कई तरह की चीज़ें देखी गई हैं। इनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया गया है या फिर इनका जो एक वर्क है
वो काफ़ी सराहनीय था। यानी कि एडवांस्ड एक आर्ट प्रोवाइड की गई है इस फिल्म में। सो इन्होंने पहले भी कई फिल्म बेहतर बनाई हैं, जैसे गॉडफादर पार्ट 2, एपोक्लिप्स जो कि बेहतरीन थी। सो थोड़ा सा याद रख लेना। हिजबुल्ला ने भी अपने नए चीफ को अनाउंस कर दिया है, जिनका नाम है शेख नईम कासिम, और ये पहले भी डेप्यूटी रह चुके हैं हसन नसरल्ला को जैसा कि इनकाउंटर कर दिया गया था रिसेंटली। और इनकी जो बुक है 2005 में आई थी, हिजबुल्ला द स्टोरी फ्रॉम विद इन। सो वहाँ पर इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन है, वो इन्होंने तैयार कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट्स हुए। और देखो, ये जो लेबनान का या फिर इसराइल का जो समझो कि टसल है, वो अभी से नहीं है, 1985 से चल रही है, जब इसराइल ने लेबनान पर कब्जा करने की शुरुआत की थी। बट लेबनान फिर 2000 में इसराइल ने कब्जा छोड़ दिया। देन लेबनान वॉर हुई 2006 में अगेन, फिर सीरियन वॉर के चलते भी ये इंक्लूडेड हैं। हालांकि ये जो हिजबुल्ला है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार कर दिया गया है यूएसए, इसराइल और सेवरल यूरोपियन यूनियन नेशंस के द्वारा। ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप मैंने आपको सभी कवर करवा दिए हैं। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।